हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, मैं एसडी द्विवेदी सर एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं जानता हूं मेरे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी। तो ये सीरीज आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला रेगुलर प्रयास की जाएगी कि आपको प्रोवाइड की जाए। फिलहाल आज के जो प्रश्न है वो सैटरडे को हुए पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं, जो कि अभी जल्दी पेपर सॉल्व हुआ है। मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए लोगों को। और अगर आज आप पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा? अपने नीचे वहीं पे देखिए, यूट्यूब के जो सब्सक्रिप्शन बटन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां टेलीग्राम लिंक मिला हुआ, उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस बोर्ड चलते रहते हैं, आपको उसको फायदा मिलेगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आकांक्षा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका के लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है। क्या कर रहा है कि आकांक्षा क्या है, साज सज्जा के सामान को लेकर के हमेशा कांच के सामने मतलब कि शीशे के सामने खड़ी रहती है। क्या हो सकता है? ऑप्शन कहता है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन कहता है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी कहता है उत्तर किशोरावस्था और डी कहता है प्रौढ़ावस्था। आप सभी जल्दी से बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। बालिका शीशे के सामने खड़ी होकर के साज सज्जा के सामान ले रखी है, आप समझ सकते हैं कि वो किस अवस्था में होगी। अगर वो बाल्यावस्था में होती तो बाल्यावस्था में बालक कहा जाता है कि ये डर्टी एज होती है। बाल्यावस्था कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डर्टी एज का मतलब बालक अपने चेहरे रंग रूप को देखने का प्रयास ही नहीं करता। बालक सबसे ज्यादा अपने चेहरे को, अपने रंग रूप को देखने का प्रयास क्यों करता है? जब वो किशोरावस्था में होता है। कहा जाता है कि बालक काल्पनिक श्रोता की तरह होता है किशोरावस्था में। काल्पनिक श्रोता कहा जाता है, पेपर में आता है कि किशोरावस्था को काल्पनिक श्रोता की संज्ञा भी दी गई है। क्यों? बालक को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, वो हमेशा अपने आप को टिप टाप रखना चाहता है, स्मार्ट बना रखना चाहता है। तो यहां जो ये क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर होगा उत्तर किशोरावस्था। दिस वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्या, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि वस्तुओं के अध्ययन करते हैं? मतलब जो बालक के विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे नैतिक हो। अच्छा ये बताओ, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, तभी तो आपका संवेगात्मक विकास होगा, तभी तो सामाजिक विकास होगा, तभी तो शारीरिक विकास होगा। मतलब हर विकास दूसरे विकास से क्या है? संबंधित है। सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो भाई, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है निम्नलिखित दो प्रकार से विकसित हो सकता है बालक का विकास। एक क्या होता है? बालक का विकास अगर आपने देखा होगा तो पेपर में आता है मस्तकाधुमुखी सिद्धांत। मतलब माना जाता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर हुआ है। ठीक है, मस्तकाधुमुखी, जैसे सिर से पैर की ओर हुआ है, उसको हम सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत भी कहते हैं। दिशा के सिद्धांत में एक सिद्धांत और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। इस सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि बालक का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। मतलब कि शरीर में पहले आपकी रीढ़ की हड्डी और पेट का निर्माण होता है, फिर हाथ का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है। तो फिलहाल यहां पे क्योंकि सारे सिद्धांतों को, सारे विकास को एक साथ जोड़ने की बात कर रहा है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत तो नहीं होने वाला। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसमें कहता है कि बालक अपने शरीर के पूरे हाथ को उपयोग में लाता है, फिर हाथ के कलाइयों को उपयोग में लाता है, फिर उंगलियों को उपयोग में लाता है। तो ये एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये भी सिद्धांत नहीं होगा। तीसरा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत कुछ मैच करता है क्योंकि यहां पे शारीरिक विकास जुड़ा है मानसिक से, मानसिक संवेगात्मक से, संवेगात्मक किससे जुड़ा है? संवेगात्मक जुड़ा हुआ है किससे? संज्ञानात्मक से। और वही सारे सिद्धांत
नैतिक, सामाजिक, ये सब भाषाई विकास, ये सब जुड़े हुए हैं। तो मतलब यहां पे जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर होगा। और विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि भैया विकास एक क्रम में होता है, अर्थात पहले बाल्यावस्था आएगी तभी आपकी किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किशोरावस्था पहले आ जाए और बाल्यावस्था बाद में आए। तो सी इज द राइट आंसर हियर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, टॉय ट्रेन एक सुरंग में गायब हो जाती है, बच्चे की संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ट्रेन चली गई है। यहां पे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेन चली गई है, अब वह मौजूद नहीं है, मतलब उसके दिमाग में यह है कि अब वो मौजूद नहीं है। यह संज्ञानात्मक अनुभव जो बालक को यह दिमाग में हो गया कि ट्रेन चली गई, क्योंकि वो टनल में चली गई और वो लग रहा है कि ट्रेन गायब हो गई, तो उसका संज्ञानात्मक अनुभव क्या है, किसका अभाव व्यक्त करता है और बालक किस अवस्था में। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे साहब का नाम सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने 4 स्टेज बताई थी। सबसे पहली स्टेज बताई थी इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष में थी। दूसरी अवस्था अगर आपको याद आ रही हो तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी, जो कि 2 से 7 वर्ष थी। तीसरी स्टेज अगर आपको याद आ रही हो तो क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि 7 से 11 वर्ष थी। और जो चौथी स्टेज थी वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसको आप क्या कहते हैं? 11 वर्ष से अबव की अवस्था कहते हैं। जीन पियाजे का यह मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो स्वयं खोजकर्ता होते हैं, तो अर्थात बालक का विकास की बात यहां पे कर रहे हैं। तो ये चारों सिद्धांतों में ये चारों वर्ड्स जो है, देखिए संरक्षण चरण का मतलब होता है कंजर्वेशन। संरक्षण जो होता है ये किस अवस्था में होता है? ये संरक्षण जो होता है भौतिक वस्तुओं को लेकर के है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण तीसरी स्टेज से जुड़ा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जुड़ा है। बालक क्या करना सीख जाता है? बालक संरक्षण करना सीख जाता है। क्या कि भैया ऐसा है कि अगर एक छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है और बराबर पानी डाला गया तो क्या होगा? दोनों में बराबर ही पानी आएगा। ऐसा नहीं है कि छोटा और बड़ा है तो पानी अलग कम और ज्यादा हो जाएगा। ये बालक करना सीखता है संरक्षण में। तो फिलहाल यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर परिपाक, परिपाक का मतलब मैच्योर, तो मैच्योरिटी की बात बालक की होगी नहीं। अगला है सुविधा, तो ठोस परिचालन अवस्था, ये भी नहीं होगी। यहां देखिए ठोस परिचालन का मतलब यही है मूर्त अवस्था, जो चीज दिखता है। फिर अगला आता है वस्तु स्थायित्व। देखो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और ज्ञानेंद्रिय चरण का मतलब होता है इंद्रिय गामक अवस्था। तो देखो भाई, बालक क्या कर रहा है? वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि बालक इस अवस्था में क्या करता है? जो चीजें एक बार देख लेगा वो उसके दिमाग में बैठी रहती हैं। लेकिन बालक में पूछा है किसका अभाव दिख रहा है। उसको लगा कि ट्रेन टनल में चली गई तो गायब हो गई। इट मींस दैट उसके दिमाग में दृष्टि से ओझल हो गई, दृष्टि से ओझल हो गई, आंख से ओझल हो गई तो वस्तु गायब हो गई, ऐसा बालक समझ रहा है। इस चीज का अभाव है कि नहीं वो टनल में गई, अभी थोड़ी देर बाद दिखेगी। अगर वो ऐसा सोचता तो हम कहते कि बालक में वस्तु स्थायित्व है। लेकिन बालक क्या सोच रहा है कि वस्तु गायब हो गई, दृष्टि से ओझल हो गई। इसका मतलब उसमें अभाव है किसका? वस्तु स्थायित्व का। और वस्तु स्थायित्व का अभाव 2 वर्ष की अवस्था में जाके पूरा हो जाता है। और वो अब जब पूरा होता है तो लास्ट स्टेज, मतलब ये चरण जो कहलाता है वो ज्ञानेंद्रिय चरण कहलाता है। क्लियर है? तो वस्तु स्थायित्व में बालक को कोई विषय वस्तु अगर उसकी आंख के सामने से गायब हो जाए तो लास्ट में दिखने लगती है, मतलब ना रहने पे भी दिखेगी। अगर आप उसे बॉल दिखाने के बाद बॉल गायब कर दो और कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो बॉल खोज के लाके दे देगा उसके इमेज में, वो आसानी से ऑब्जर्वेशन में जाता है। इसके लिए जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था। ब्लैंकेट, एक बच्चे के सामने एक सामान रखा और उसको ब्लैंकेट से कभी ढक दिया, फिर कभी दिखा दिया, ढक दिया, दिखा दिया, और इससे देखा कि धीरे धीरे उस वस्तु को ना रहने पर भी बालक उसकी इमेजिनेशन उसके बारे में सोच लेता है। तो इसका मतलब क्या है? बालक में वस्तु स्थायित्व आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार था, शानदार था। दिस वन इज द राइट आंसर। तो तीसरे का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। चलिए चौथे पे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कोलबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार? कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? देखो भाई, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत भी कहते हैं, नैतिक यथार्थवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास, नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता। बालक का नैतिक विकास दंड और पुरस्कार पे प्रारंभ होकर के विवेकपूर्ण की अवस्था तक चलता है। मतलब जब आप छोटे होते हैं तो आप कोई काम करते हैं नैतिकता का,
इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े ने कहा है, माता पिता ने कहा है, बाहरी कारक ने कहा है, इसलिए करते हैं। आपके खुद की नैतिकता नहीं होती। ऐसा है या नहीं है? होता है ना भाई। आपके पिताजी कहे कि अगले का पैर छू लो, आपने पैर छू लिया, नहीं गए तो पैर नहीं छुआ। क्या है? पिताजी के कहने मानने, आज्ञा और दंड पे। जानते हैं शाम को काम नहीं पूरा किए रहेंगे तो मार खाएंगे, इसलिए काम पूरा कर लिया। तो बालक के अंदर नैतिकता की भावना आज्ञा और दंड से शुरू होती है और धीरे धीरे वही विवेकपूर्ण अवस्था, जब वो बालक किशोरावस्था के पहुंचता है तो वो कहां पहुंच जाती है? अपने आप दिखने लगती है बालक में विवेकता। विवेक के आधार पर बालक काम करता है। तो फिलहाल पूछा है किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारक को दान होती है? तो बाह्य मतलब हो गया बाहर, और बाहर मतलब माता पिता और सबकी आज्ञा और दंड के आधार पर काम कर रहा है। तो यहां पे कौन सी होगी? तो सबसे पहली स्टेज थी कि उन्होंने 3 स्टेज बताई थी, और वो पहला था पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत और तीसरा पश्च परंपरागत। तो अगर देखा जाए तो दिस वन इज द राइट आंसर। कि पूर्व परंपरागत में बालक के अंदर जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है? पूर्व परंपरागत में जो स्टेज होती है वो आज्ञा और दंड के आधार पे और अहम केंद्रिता के आधार पे काम करता है। अदला बदली की अवस्था होती है। दूसरी जो पारंपरिक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक उत्तम लड़का प्रसन्नता के आधार पे काम करता है। कोई उसको समझा क्या करता है, जैसे उसकी प्रशंसा कर दिया तो नैतिकता का विकास होता था उसके अंदर। और जब वही बालक पश्चात या लास्ट वाली पारंपरिक अवस्था में आता है तो वही विवेकपूर्ण अवस्था के रूप में कार्य करता है। बट यहां बोला है बाह्य कारकों, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। तो भैया देखो, पियाजे मतलब संज्ञानात्मक विकास, साफ साफ जान लो। और कहा है कि बालक स्वयं खोजकर्ता होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होते हैं। मतलब बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो जब भाई नन्हा वैज्ञानिक है तो विकास स्वयं करेगा, खोजेगा और खुद का विकास करेगा। तो भैया ये ऑप्शन गलत है। फिर आता है, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होता है। देखो भाई, अगर ऐसा होता तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज क्यों बनाई? फिर शैशवावस्था को प्रायोरिटी दे दी होती कि शैशवावस्था में ही सारा मानसिक विकास हो जाता है। लेकिन उनका मानना था नहीं, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है 0 से 2 वर्ष में कुछ और होता है, 2 से 7 वर्ष में कुछ और होता है, 7 से 11 वर्ष में कुछ और होता है, और 11 वर्ष के बाद कुछ और होता है। मतलब उन्होंने हर स्टेज को प्रायोरिटी दी। और जबकि ये ऑप्शन कह रहा है कि शैशवावस्था की बात करते हो, तो गए काम से ये भी भैया। सी वाला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव। देखिए कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। तो कॉग्निटिव थ्योरी मतलब संज्ञानात्मकता की बात कर दिया, हो गया मौके पे चौका। ये क्वेश्चन आपका सही है, सी इज द राइट आंसर। तो जीन पियाजे मतलब कौन? संज्ञानात्मक विकास। तो सी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संशोधित कर रहा है सर, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। देखो ये सारे शब्द जो हैं जीन पियाजे से जुड़े हुए हैं। स्कीमा क्या था? स्कीमा और स्कीम शब्द की बात मैं करूं अगर, तो इसको जीन पियाजे ने माना क्या है कि आपके दिमाग में जो भंडारित ज्ञान है और जो अभिव्यक्त स्वरूप है उसी को स्कीमा और स्कीम्स कहते हैं। जबकि ये कह रहा है संरचना का संशोधन करना है। क्या करना है? संशोधन करना है। तो जब संशोधन करना है, यहां ध्यान रखिएगा भैया, संशोधन करने की बात अगर कर देगा तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोनों ही गलत हो गया। यहां फिर बचा क्या? समायोजन और समावेशन। समायोजन का मतलब होता है चीजों को क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। समावेशन का मतलब होता है एकोमोडेट कर लेना, अंगीकृत कर लेना। तो बालक क्या कर रहा है भाई? चीजों को संशोधित कर रहा है। संशोधित करने का मतलब क्या होता है? चीजों को जोड़ रहा है, पुरानी चीज को हटा करके डिलीट करके नई चीज जोड़ रहा है। तो बालक क्या कर रहा है? वो समावेशन नहीं कर रहा, वो समायोजन कर रहा। दिस वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अधिगम निर्योग्य बालक जो किसी न किसी कारण से, अधिगम मतलब कि
पढ़ने के लिए अयोग्य हो चुके हैं, ऐसे बालकों की बात कर रहा है। अधिगम रूप से अक्षम बालक हैं, ऐसे बालकों के लिए आप ये बताओ कि उनके जीवन जीने का अवसर कैसे बढ़ाओगे। तो अगर आप देखोगे यहां पे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित कराओगे, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखोगे, या विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। देखो भाई, एक टर्म आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समावेशी शिक्षा कहती है कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाए। मतलब शिक्षक विविध प्रकार का, आज हमारा पाठ्यक्रम शैली कैसी हो चुकी है, वो एक विषय केंद्रित नहीं है, बहुत सारे विषयों का समुच्चय है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बालक नाचने में प्रसिद्ध होगा, कोई बालक गाने में प्रसिद्ध होगा, कोई खेल कूद में होगा। आज स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्यों कराता है? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। क्या भाई? सिंपल सी बात है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ना कराए तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन देखने में सही लगेंगे, बट जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है अधिगम निरोगी बालक के लिए वो क्या है? विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण किया जाना चाहिए। बालकों को विभिन्न प्रकार के स्किल्स और मेथड्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे सभी संदर्भों को लागू किया सकता है। मतलब हर जगह के हर पॉइंट पे हम बालक को सिखा सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को कि रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता है, निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण होगा? क्वेश्चन है, कबीर का दोहा याद हो जा रहा है लेकिन फिर भी उसको रहीम का दोहा नहीं याद हो रहा है, तो बालक में कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा? कबीर का दोहा याद कर ले रहा है लेकिन रहीम के दोहे याद नहीं करने की शक्तियों पर सुधार नहीं हो रहा है बालक में, तो आप मानेंगे क्या कि किस कारण से है? भाई अगर कबीर के दोहे की ट्यूनिंग उसको याद हो रही होती तो उसका संबंध किससे होता? जल्दी से बताइए। उसका संबंध होता, पहला है नकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है दोनों स्थितियों में समानता, तीसरा है शून्य स्थानांतरण और चौथा है सकारात्मक। देखो भाई, नकारात्मकता कब होती है? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा बने। तो क्या बताओ भाई, कबीर का दोहा रहीम के दोहे में बाधा बनता है? अरे सिंपल सी बात है, अगर एक का दोहा याद हो रहा तो दूसरा का दोहा सार्थकता है, पॉजिटिव होता। लेकिन यहां कह रहा है कि भैया सुधार नहीं कर रहा है, नहीं याद होने पा रहा है, तब नकारात्मक तो नहीं होगा। दोनों स्थितियों में समानता, बिल्कुल नहीं। एक याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा कह रहा है शून्य स्थानांतरण और चौथा कह रहा है सकारात्मक। देखो सकारात्मक तब कहते कि भैया कहता कि कबीर का दोहा याद हो जाने के कारण बालक रहीम के दोहे भी याद कर ले रहा है, तो हम कहते कि यहां सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन कह क्या रहा है? कबीर का दोहा तो याद है लेकिन रहीम का दोहा याद करने में उसको समस्या हो रही है। तो ना तो सकारात्मक और ना तो नकारात्मक। यहां पे क्या होगा? कबीर के दोहे याद करने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने में कोई सुधार नहीं है। तो ना तो पॉजिटिव कर रहा है ना तो निगेटिव कर रहा है। यहां पे कौन सही होगा? सी इज द राइट आंसर। शून्य अधिगम कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि कबीर के दोहे याद करने की वजह से रहीम का दोहा नहीं याद कर पा रहा है, या कबीर का याद करने की वजह से रहीम का दोहा याद कर ले रहा है, अगर याद कर ले रहा होता तो सकारात्मक, नहीं कर पाता तो नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक की वजह से दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी, मानव मस्तिष्क जो एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। देखो भाई, चेतना के मतलब हमारे जो लेवल, माइंड का लेवल है, उसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 स्तर की बात करता है। इदम, अहम और पराहम की बात करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे मस्तिष्क को हिमखंड की संज्ञा दी जा रही है इस प्रश्न में। और वो हिमखंड की संज्ञा किसने दी है? हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को सो फ्रायड साहब ने दी है। लिबिडो का प्रावधान किसने किया है? तो फ्रायड साहब ने किया है। और फ्रायड का संबंध किससे है? तो सभी लोग जानते हैं मनोविश्लेषणवाद से है। तो यहां कौन सा सही सिद्धांत होगा?
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मन के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? इदम, अहम और पराहम। इसके डिटेल वीडियो जानने के लिए, मनोविश्लेषणवाद का पूरा सिद्धांत देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे सारे क्वेश्चन, सारे पीडीएफ और वहां पे सारे आपको प्रॉब्लम्स शेयर होंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत होने के पश्चात फिर बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। यह संबंध किससे है? तो देखो भाई अगर आपको याद आ रहा हो तो अधिगम के सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे। अधिगम के सिद्धांत में ये चारों सिद्धांत हैं, सभी को इसमें से याद होगा। सबसे पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का, जिसको क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, पावलोव साहब की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर साहब, सबको पता होगा। और प्रयास और भूल का सिद्धांत किसको नहीं याद है? सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत है। इन तीनों सिद्धांतों में कह रहा है ये जो राजू जो है वो खिड़की, तूफान, बिजली इससे संबंधित है। यहां एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ रहा है। तो याद करो पावलोव का प्रयोग। पावलोव के प्रयोग में क्या था? घंटी भोजन साथ साथ थे, घंटी भोजन साथ साथ थे। अचानक घंटी पहले बजना शुरू हुई, भोजन बाद में मिलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी लार का टपकना चालू रहा। वही सेम केस यहां हो रहा है। बिजली और जो आवाज थी, कड़कने की आवाज आती है, दोनों सुनकर बार बार उछलता है और बाद में जब वो खिड़की खोलता है बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछल पड़ता है। अब की रोशनी नहीं देर सिर की। तो यहां पे क्या है? यहां शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो होगा, याद होगा आपको सभी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां, बाह्य अभिप्रेरणा में समाहित किया जाएगा। जल्दी से बताइए, बाह्य अभिप्रेरणा में किसे समाहित किया जाएगा? क्या कह रहा है? प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। देखो भाई, बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब जो बाह्य कारकों से आपके अंदर आती है। जरा ये बताओ, पहला वाला है प्रशंसा व दोषारोपण। प्रशंसा स्वयं की करते हो क्या? कभी स्वयं की प्रशंसा की है? देखो भाई, जो अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है कहा जाता है कि वो एक अहंकारी व्यक्ति है। ठीक, तो स्वयं की प्रशंसा तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो प्रशंसा कोई बाहरी करेगा तो बाह्य प्रेरणा में आएगा। दोषारोपण कौन करेगा? बाहरी करेगा तो बाह्य प्रेरणा में आएगा। दूसरा है प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता खुद की होती है क्या? अगर मैं कहूं कि किसी स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया जाए और उस क्लास में सिर्फ आप अकेले पढ़ने वाले हो, जरा ये बताओ आपके अंदर प्रतिद्वंदिता नामक अभिप्रेरणा आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप ही राजा हो। जैसे कहते हैं ना, अंदर में कनवा राजा, वही कॉन्सेप्ट यहां है। तो प्रतिद्वंदिता बिना बाह्य कारक के नहीं आ सकती। फिर पुरस्कार एवं दंड, तो पुरस्कार कौन देता है? अंदर से पुरस्कार आता है, पुरस्कार कोई बाहर व्यक्ति देता है। दंड कौन देता है? बाहर से कोई देता है। अब कुछ लोग हैं बेवकूफ जो स्वयं को दंड देते हैं। मम्मी से नाराज हो गए, पापा से नाराज हो गए, तो आज खाना नहीं खाएंगे। ये क्या है? ये स्वयं को दंड देना हुआ। तो बेवकूफी का काम है, उनको दिखाने के लिए आप दंड दे रहे हो। तो ये क्या है? बाह्य स्वरूप का दंड है। और डी है परिणाम का ज्ञान। तो परिणाम कहां होता है? बाह्य या आंतरिक? परिणाम बाह्य होता है। तो आइए देखते हैं। फिलहाल कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है। मतलब पहला और तीसरा का मतलब ये, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। तो पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, केवल दूसरा सही है, इनमें से सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, क्योंकि सभी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बढ़ाता या घटाता है क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ आंसर। अधिगम, स्वाधारणा, अभिप्रेरणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बढ़ाता है। कार्य करने के लिए प्रेरित कौन करता है? सिंपल सी बात है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या घटाता है? ठीक है, तो सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो अधिगम से तो आपका ज्ञान बढ़ता है सर, ये नहीं होगा। स्वाधारणा से भी केवल आप अपने बारे में सोचोगे, लेकिन आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होगे या नहीं प्रेरित होगे, ये कौन डिसाइड करेगा? सर ये मोटिवेशन डिसाइड करेगा, अभिप्रेरणा। तो सी इज द राइट आंसर, याद रहेगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है।
क्या उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विद्यार्थियों को कि किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्साहित किया जाए अगर, तो उन पे सृजनशीलता से क्या प्रभावित होगा। मतलब भविष्य में उनका जो परिणाम होने वाले, मैं आज ही कह दूं कि भैया आप शिक्षक बनने वाले हो, 100% राइट है, कोई रोक नहीं सकता, ये मैं भावी परिणाम आपका बता रहा हूं, तो आपके अंदर सृजनशीलता प्रभावित होगी या नहीं होगी, क्या होगी और कैसे होगी ये जानना है। क्या उनकी कल्पनाशीलता विकसित होगी, आपके अंदर कल्पनाशीलता आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? भाई मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप मोटिवेट तो हो गए, लेकिन खुद की कल्पनाशीलता से आपका विकास, सृजनशीलता नहीं हो सकती। फिर क्या है? बालक के अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक, फिर क्या है? उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी। अगर मैं आपके भावी परिणामों का विश्लेषण कर रहा हूं, अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और सबसे लास्ट लिखा है अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए सहायक होंगे। तो भाई अगर बालक को हम भावी परिणामों की विश्लेषण करा रहे हैं, तो बालक क्या कर पाएगा? स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए सहायक होगा। दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी भी हो सकता था लेकिन, या ए भी हो सकता था, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बालक स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करेगा? सोचेगा। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या कहता है? क्रिएटिविटी कहता है क्या कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देता, यह सृजनात्मकता का पोषण कर रहा है। या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, यह सृजनात्मकता के लिए आपको बल देगा। या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण करना, ये आपको सृजनात्मकता के लिए बल देगा। या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, मतलब आपके आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। जल्दी से बताओ, सृजनात्मकता क्या होती है? आंतरिक होती है बाबू। ठीक है, क्या होती है? आंतरिक होती है। तो जब तक मैं आपके आंतरिक भावों को बाहर नहीं लाऊंगा, तब तक आप क्रिएटिव हैं या नहीं ये बता पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। तो कौन सा आपको सही है? डी इज द राइट आंसर। कौन सही है? डी इज द राइट आंसर। ये डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा पक्ष, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का नाम आता है इनका। अगर आपसे कोई बोले प्रगतिशील विद्यालयों की, लैब विद्यालयों की स्थापना किसने कराई? लैब विद्यालयों की स्थापना किसने कराई? तो जॉन डीवी ने कराई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। बिल्कुल नहीं, वो क्या कहलाएगा? तानाशाही वाली बात कहलाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो एक तंत्रात्मक होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत हो गया, सत्तावादी नहीं होगा। दूसरा है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होता है क्या? वो तो जो आपका मुक्त विश्वविद्यालय पढ़ाई कराते हैं उसकी बात करनी नहीं है। फिर शिक्षक के पूर्व नियंत्रण होता है, पूर्व नियंत्रण होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। बिल्कुल नहीं भाई, अधिनायकवादी होगा तो प्रगतिशील शिक्षा की बात ही नहीं होगी। लोकतांत्रिक होता है तो प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? लोकतंत्र से है, डेमोक्रेटिक है, जिसमें समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त दिया गया होता, मतलब आपको समय दिया जाता है पर्याप्त। ये सही है, डी इज द राइट आंसर। लोकतंत्रात्मक, तो प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? लोकतंत्रात्मक। लैब विद्यालयों की स्थापना किसने कराई? जॉन डीवी ने कराई। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है? कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। आपकी एक पाठ्यपुस्तक है जिसमें शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला के रूप में दिखाई जा रही है, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष दिखाया जा रहा है। बालक में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा भाई। लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण। अरे भाई लिंग सशक्तिकरण कहां हुआ भाई?
मतलब महिलाएं कुछ काम ही नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत है। जो समाज की कुरीति है उसकी बात कर रहा है, तो समाज की कुरीति मतलब रूढ़ियां जो है, और रूढ़ियां से संबंध करता है उसको लैंगिक, क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कहते हैं कि आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऐसी किताबें सही नहीं होती हैं। बालक के अंदर जो आएगा वो लिंग रूढ़िबद्धता आएगा कि महिलाएं ये पायलट बनने लायक नहीं होती, ऐसी सोच आएगी और ये गलत होगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित क्वेश्चन होता है, सीटेट का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रहिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं ये जानना है। क्या यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो भाई, एनसीएफ 2005 कभी भी बच्चों में निगेटिविटी की बात ही नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, व्हाट द फुल फॉर्म एनसीएफ? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं इसको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं आप। क्या यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम गलत है, ठीक है। तो गलत है तो क्या है, सही है, ये गए काम से। फिर अगला क्या है? यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराएगा, बिल्कुल नहीं। एनसीएफ निगेटिव बात नहीं करता, ये दिमाग में बैठाए रखिएगा। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायक होती है, और यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। देखो ये फिर निगेटिव बात किया। बहुत आसान होता है एनसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीएफ मतलब बच्चे के विषय में, शिक्षक के विषय में सिर्फ वो पॉइंट पॉजिटिव बात करेगा, और यहां तो गागर में सागर वाली बात हो गई। 4 में से 3 ऑप्शन निगेटिव बात कर रहे हैं, तो अपने आप आंसर चिल्ला रहा है कि भैया हम ही सही हैं। कौन सही है? यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। तो सी इज द राइट आंसर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियों का क्या मतलब होता है? गलतियां बच्चे करेंगे तभी हमें उनकी अंतर्दृष्टि पता चलेगी, उनकी सूझ पता चलेगी, उनकी समझ पता चलेगी, और उसी से हम क्या करेंगे, उनके समाधान को क्या क्या गलती कर रहे हैं निदान कर पाएंगे। और जब निदानात्मक आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, तभी उनकी रेमेडी कर सकते हैं, तभी हम उपचार कर सकते हैं। तो निदान और उपचार करने के लिए बालक की गलती करना जरूरी है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो पहला है अनुकूलन चिंतन से, बिल्कुल नहीं। स्मृति आधारित चिंतन से, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, लीक से हटके सोचना, जो सभी सोचते हैं उससे विरुद्ध सोचना, जो आप सोचते हैं उससे अलग सोचना, जिसका संबंध सृजनात्मकता से है। और सृजनात्मकता का संबंध में 2 प्रकार के चिंतन आते हैं, एक अभिसारी और एक अपसारी। अभिसारी मतलब जो केंद्रित चिंतन होता है, और अपसारी का मतलब जो विकेंद्रित चिंतन होता है। मतलब कह सकते हैं कि जहां किसी विषय वस्तु के बारे में बालक एक से अधिक विचार अपने मन में लाता है, उसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझे? मतलब यहां बालक अपसारी रूप से सोचेगा, मतलब एक ही विषय वस्तु पे कई तरीके से सोचना। जब एक ही विषय वस्तु पे बालक कई तरीके से सोचता है तो इसको अपसारी कहते हैं। जब बालक क्या करता है, अभिसारी किसे बोलते हैं? किसी विषय वस्तु पर यह सोच होती है इसकी, कुल मिलाकर के एक ही जगह जाकर के सोच रुक रही है बार बार, तो उसको अभिसारी कहते हैं। अपसारी चिंतन है बालक का, ठीक है। यह सृजनात्मकता का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला 19वां क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन कहता है, गागर में सागर वाला क्वेश्चन मिला, क्या अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी जब एक अन्यथा पाबंद छात्र अपनी कक्षा में कैसे आता हो? देर से आता हो। कैसे आता हो? देर से आता हो। मतलब एक जो पंक्चुअल बालक है, अगर वो रोज समय से आने वाला हो और वो देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर टेट वालों के लिए तो बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। आप इसे नजरअंदाज कर दोगे? भाई रोज पंक्चुअल आते हैं, आप रोज स्कूल पंक्चुअल आते हैं, एक दिन लेट पहुंच गए, क्या होगा आपके साथ? शिक्षक बन के सोचना, बालक नहीं। आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, आप उसे कक्षा में अन्य छात्रों के सामने डांटेंगे,
उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? बताओ, मैं बोल दिया था कि मनोविज्ञान मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, तो कौन सा ऑप्शन है जो एक आदर्श शिक्षक की बात करता है? भैया आप, क्योंकि बालक रेगुलर आ रहा है, सही से टाइमली पहुंचता था, एक दिन गलती हो गई तो उस वहां पे आप क्या करोगे? बालक का देर से आने का जाने का कारण जानोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों में सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन सी आकलन जो है आपके अंदर आकलन करने की क्षमता है जो विद्यार्थियों में सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? आइए देखते हैं। पहला, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। क्या बालक में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने से आपके अंदर सर्वोत्तम क्षमता आएगी? देखते हैं। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मकता सहसंबंध पर बल दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों का आकलन को विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन कहता है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होंगे। तो देखो सबसे ब्लंडर जो लिखा हुआ है आंसर वो ये है। भैया ये तो गए काम से बच्चे, ये तीन लोग। फिर से देखते हैं, सर्वोत्तम क्षमता की बात कर रहा है। पहला कह रहा है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। देखो भाई, चीटिंग करने की बात नहीं करता, बार बार याद करोगे कितना रट्टा मारोगे, रटने पर बल नहीं देता, जान लीजिएगा हमारा शिक्षण तंत्र। ठीक है, गलत है ये भी गए काम से। अब बच्चे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन कौन सा सही ज्यादा सही होगा? क्या जब परीक्षा में अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाएगा। और जबकि यह कह रहा है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों का द्वारा। देखो भाई, किसी का आकलन विभिन्न विधियों के द्वारा करोगे तो भाई पक्का है बालक निगेटिव हो जाएगा। जैसे आपकी कोविड-19 में क्या समस्या हुई? यही समस्या हुई। जब सीनियर सेक्शन के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए तो जो अच्छे बच्चे थे वो कम नंबर अगर पाए तो उन्होंने स्कूल को ब्लेम किया, टीचर्स को ब्लेम किया, लेकिन सिस्टम को ब्लेम नहीं किया। क्यों? ये निगेटिव पॉइंट क्यों आया? ये विविध प्रकार से आकलन की निधियों की वजह से आया। तो भाई मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाने वाला। मेरे हिसाब से सबसे सही ऑप्शन मुझे लगता है कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाएगा। बालक जो नंबर पाया है उसमें और बालक जो कर रहा है उसमें, दोनों में सकारात्मक सहसंबंध की बात करेंगे। मेरे हिसाब से बी इज द राइट आंसर और 100% सही है। चलो भाई, मेरे विद्यार्थी सभी इसको लगा रहे होंगे मुझे लगता है, और क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। चलिए अगला वाला है, बाल अपराध विज्ञान का जनक। बहुत ही गागर में सागर क्वेश्चन सर आता है, नोट कर लीजिए सुपर टेट के लिए। अगली सुपर टेट में मेरी तरफ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कह रहा है बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन थे? तो बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रासो थे। स्किनर साहब नहीं रहेंगे, वैलेंटाइन साहब नहीं रहेंगे, मीरा नहीं रहेंगे, सीजर लोम्ब्रासो या लाम्ब्रोसो थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? देखो, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, नाजुक विकास का समय होता है कौन सा? किशोरावस्था। यह स्टेटमेंट दिया है वैलेंटाइन ने। बहुत बंपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। क्या यह सही होगा? या शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है, ना उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव है और एक विसत रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। देखो भाई, ये तो गलत बात है, गलत है। ये साहब तो पहले ही कट गए। क्यों भाई? क्यों दो बालकों में समानता नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? समान विशेषताएं नहीं हो सकती क्या? लक्ष्य समान नहीं होते भाई। आप मास्टर बनना चाहते हैं, आपका कंपटीटर भी मास्टर बनना चाहता है, लक्ष्य तो समान है हमारा। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। फिर क्या बचा? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव है। क्यों नहीं संभव है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या की बात कर रहा है। देखो भाई, जो मंदबुद्धि बालक होगा उसके लिए भी यही पाठ्यक्रम रखोगे क्या? परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा हमें। उसकी रुचि की आदत, आपको बताया था कि पाठचर्या जो होनी चाहिए वो रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तभी बालक पढ़ाई करेगा। तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा? अब ये और लास्ट वाला समझा। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाएगा, क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। बिल्कुल गलत है भाई। हम एक शिक्षक कब? जो बालक को नायक ना बना दे। नायक मूवी देखे हैं?
एक शिक्षक वही है जो एक बालक को नायक बना सकता है, अदरवाइज वो शिक्षक नहीं है। तो नायक बनाना है आपको मुझे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो विस्तृत रूपी कक्षा में बालक को किसी भी तरह की विभिन्न क्षमताओं का विकास हम कर सकते हैं। तो दिस वन इज राइट, नॉट 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 नॉट। बचा क्या? कोई भी दो शिक्षार्थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सब में अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी प्रतिभा होती है, अपनी योग्यता होती है। चलो अगला क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। देखो दो स्टेज असेसमेंट होते हैं, एक होता है एफए, एक होता है एफए, एक होता है एसए। एफए को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसए को बोलते हैं क्या? समेटिव असेसमेंट। समेटिव मतलब योगात्मक मूल्यांकन। कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन का क्या काम होता है? पहला, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। दूसरा, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड ना प्रदान करना। देखो भाई, एफए और एसए का कॉन्सेप्ट जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई। सीसीई पैटर्न लागू हुआ था 10th में, वहां तो ग्रेड सिस्टम था कि हम इतना सीजीपीए पाए। तो ये कह रहा है कि ग्रेड सिस्टम ना प्रदान करना, तो ये तो वैसे ही कट गए साहब, गए काम से। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष पढ़ाई में, ये यहां पढ़ाई होगा, पढ़ाई में कठिनाई अनुभव कर रहा है, ठीक है। और चौथा है, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता करना, मतलब अगले इस क्लास में जो जा रहे हैं उससे पहले आपकी प्रगति का पता लगाने के लिए। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर बालक अलग अलग होता है, उसका कठिनाई स्तर अलग अलग जानता पहचानता है। अब ए और डी में क्या हो सकता है? पहला वाला कह रहा है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है। देखो समेटिव असेसमेंट ऐसे के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बालक कितना क्रिएटिव होकर काम कर रहा है। तो यहां पे अगली प्रगति का भी काम करता है, दोनों काम करता है, लेकिन इन दोनों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव जो मुझे लगता है वो ए ऑप्शन होगा। 24 का ए ऑप्शन सही है। 25वां देखते हैं। 25वां क्या कहता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निर्माणात्मक, वही एफए आ गया। निर्माणात्मक को इंग्लिश से बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है? पहला वाला याद हो जाएगा, याद रखना चाहिए भाई। पहला कि प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना करना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। देखो ग्रेड्स तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। एफए में ग्रेड नहीं मिलता। देखो एफए किया क्यों जाता है? एफए करने के पीछे जो मोटिव होता है वो ऐसे की तैयारी कराना होता है। अगर बालक का एफए अच्छा होगा, वो इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं एक तरीके से। तो इंटरनल मार्क्स क्यों दिए जाते हैं? आपका ओरल टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि क्या आपके अंदर कमियां कहां हैं, निदान करना और फिर उपचार करना। तो दिस वन इज द राइट आंसर। यहां पे देखिए उपचार रेमेडी की बात कर रहा है, तो एफए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाना चाहूंगा। योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट की बात किया, उसका काम है विभिन्न कार्यों में विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। और इसके बाद एफए क्या कहता है? अगर मैं एफए की बात करूं तो एफए कहता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कहता है कि प्रगति पर गौर करना है, उपचारात्मक निर्देशन की योजना बनाना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 की संस्कृतियों के अनुसार कक्षा एवं कक्ष 2 के विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षा के लिए, मौखिक परीक्षा के लिए, लिखित एवं मौखिक परीक्षण दोनों के आधार पे, और सबसे लास्ट है प्रेक्षण के आधार पे। देखो भाई, एनसीएफ 2005 लागू तो बहुत दिन पहले आया, तो बहुत दिन पहले, लेकिन लागू होने में हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत देर में लागू हुआ। आज के समय में फर्स्ट और सेकंड लेवल पे हम जो मूल्यांकन करते हैं उसके अनुसार प्रेक्षण के आधार पे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पे करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रेक्षण के आधार पे करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑब्जर्वेशन के आधार पे। अगला, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना है? तो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी, सबको पता है। उन 4 स्टेज में से कह रहा है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बालक में क्या समस्या हो रही है? वो
याद रखने में समस्या हो रही है, तो बालक में आखिर किस बात की समस्या है? तो बालक देखो भाई, 1 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 ये नहीं कर पाता है। तो परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता, ये सबसे लास्ट, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत कल्पिता, ये बालक में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि याद करने की बात कर रहा है। तो विचार की अनुत्क्रमणीयता, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी। या इसी को याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था, पलावटी, मतलब बालक पलावटी का अभाव है, अपलावटी अवस्था कहते हैं, अनुत्क्रमण है बालक, चीजों को याद नहीं कर पाता, रिवर्स करके याद नहीं कर पाता। तो 27 का लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे का विकास डैश 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 होता है, औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद होता है, या एक संस्कृति के आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, या सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद होता है, या डी वाला ऑप्शन कहता है आत्मसात और आवास का एक उत्पाद होता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर हो सकता है? फिर से बात करता हूं, 28वां क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे का विकास होता है। वाइगोस्की का नाम काहे को फेमस है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाते। तो पहला वाला औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो भैया ये तो गए। दूसरा वाला संस्कृति के आनुवंशिकता की बात कर दिया, जैविकी कारक की बात कर दिया, ये भी गया। तीसरा वाला सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है, इस बात की बात कर रहा है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया की संज्ञा दी है। दिस वन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। 29वां कहता है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का आयाम नहीं है। देखो, गिलफोर्ड ने बहुबुद्धि का जो गिलफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया बुद्धि का, उस सिद्धांत के अनुसार जो इनका फैक्टर थ्योरीज थी, उस थ्योरी के आधार पे जो इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बनाए, उसके आधार पे कह रहा है कि अनुसार बुद्धि का आयाम क्या नहीं है। तो अगर आप यहां देखोगे तो विषय वस्तु बुद्धि का आयाम है, बुद्धि का आयाम नहीं है, ये पूछा ना। चलो, विषय वस्तु है, संक्रिया है, उत्पाद है, ये संज्ञान नहीं। संज्ञान को गिलफोर्ड ने बुद्धि का आयाम नहीं माना। चल, इस टॉपिक को, बुद्धि टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे डिटेल वीडियो को जा करके ऐप पे देख सकते हैं। बुद्धि का पूरा टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लक्ष्य मंत्रा ऐप पे, ठीक है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किसमें संबंध है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किसमें है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। किसमें है? अध्ययन में, व्यवहार में, संलग्नता में, समायोजन में। देखो, व्यक्तित्व और बुद्धि, देखो जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है कहा जाता है कि उसका व्यक्तित्व भी सही हो सकता है। मतलब व्यक्तित्व और बुद्धि का समायोजन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वैसे ही अगर बुद्धि आपका अच्छा है तो आपकी व्यवहार भी अच्छा होगा। यहां ये संबंध होगा। अध्ययन बिल्कुल नहीं, संलग्नता बिल्कुल नहीं, समायोजन बिल्कुल नहीं, व्यवहार इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के ये 3 जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो रिक्वेस्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। अगले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं फिर मिलूंगा। और मेरे व्यूवर्स की जो डिमांड है कि सर टॉपिक बेस्ड मनोविज्ञान के क्वेश्चन कराए जाएं, तो मैं जल्द ही उसकी भी सीरीज लेके आने वाला हूं और वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे लाइव क्लास के माध्यम से, जिसमें आप होंगे, हम होंगे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे। और हम तीनों मिलकर के क्या करेंगे? अपने लक्ष्य का विभेदन करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं जितना भी सहयोग कर पाऊंगा 100% आपके लिए करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।